हेलो फ्रेंड। तो आज का हमारा टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन या जिसे हम हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मायो मीन्स होता है हमारा, मायो का मीन्स हमारा मसल से होता है। मायो मीन्स मसल, कार्डियल, मायो मीन्स मसल, कार्डियल मीन्स होता है हमारा हार्ट या कार्डियक हार्ट। एंड इन्फ्रेक्शन मीन्स होता है डेथ ऑफ टिश्यूज, डेथ ऑफ टिश्यू। अब ये जो टिश्यूज की डेथ हो रही है वो कैसे हो रही है? तो डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लेक, किसके अभाव में? ब्लड सप्लाई, लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है। तो इन्फेक्शन मीन्स होता है डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू लेक ऑफ ब्लड सप्लाई। यानी हम इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन की। ए मायोकार्डियल इन्फारेक्शन occurs when a myocardial infarction occurs when an atherosclerotic plaque, atherosclerotic plaque slowly build up इन, जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बनता है वो कहाँ बनता है हमारा? जो हमारी आर्टरीज की इनर वॉल होती है उसमें। तो बुल्ड अप इन इनर वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यानी ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर्स व्हेन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग स्लोली बुल्ड अप इन द इनर वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। जैसे ये हमारी कोरोनरी आर्टरी है, तो कोरोनरी आर्टरी की ये इनर लाइन जो हुई, इनर वॉल, इसमें क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो होता है ये क्या करता है? ये जो पूरी ल्यूमन है इसको नैरो कर देता है। तो अब ये जो ल्यूमन है ये नैरो हो गया, यानी इसने क्या किया? जो ब्लड का फ्लो हो रहा था, यानी ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा था ये इसको प्रिवेंट करेगा। ये जो ब्लड फ्लो है, अमाउंट ऑफ ब्लड का पास जो है उसको ये डिक्रीज करता है, कम करता है। तो जितना ब्लड पहले फ्लो हो रहा था नॉर्मल आर्टरी से, ये उसको कम कर देता है, जो कि हमारे हार्ट के लिए सप्लाई, जो ऑक्सीजन डिमांड है, ऑक्सीजन सप्लाई है, उसके रेशियो को डिफ्रेंशिएट कर देता है। तो ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन अकर्स व्हेन एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग स्लोली बुल्ड अप इन इनर वॉल ऑफ कोरोनरी आर्टरी। उसके बाद क्या होता है? ये बुल्ड अप हो गया हमारी कोरोनरी आर्टरी में, बट एंड देन स्लोली रप्चर। अब ये क्या हुआ? ये रप्चर हो गया। ये अगर रप्चर हो गया यानी ये यहाँ से टूट गया, कॉजिंग, ये टूटने के बाद क्या करेगा? कॉजिंग कैटेस्ट्रोफिक थ्रोम्बस। यहाँ से टूटने के बाद इसने एक भयानक थ्रोम्बस का रूप ले लिया, फॉर्मेशन। तो स्लोली रप्चर्स कॉजिंग कैटास्ट्रोफिक थ्रोम्बस फॉर्मेशन। अब ये क्या करेगा? जो थ्रोम्बस यहाँ, ये क्या हुआ? अब ये थ्रोम्बस टूट गया, ये थ्रोम्बस बन गया। थ्रोम्बस बनने से इसने क्या किया? टोटली ऑक्लूडिंग द आर्टरी, यानी ये अब आर्टरी को टोटली ऑक्लूड कर लेगा, घेर लेगा, उसे ब्लॉक कर देगा। एंड प्रिवेंटिंग, और ये ब्लड का जो फ्लो है उसको प्रिवेंट करेगा। एंड प्रिवेंटिंग
ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो। तो ये हमारी मायोकार्डियल इन्फेक्शन की सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें क्या है कि ये जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसकी इनर लाइनिंग में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है, जो आगे चल के किसी कारणवश रप्चर हो जाता है, फिसरिंग हो जाती है, उसकी इरोजिंग या अल्सरेशन होने से ये टूट जाता है और ये थ्रोम्बस का रूप ले लेता है। ये थ्रोम्बस बहुत ही भयानक होता है, यानी कैटास्ट्रॉफिक होता है, क्योंकि अगर ये किसी कम ल्यूमन वाली आगे चल के जैसे ये ट्रेवल कर रहा है तो ये कोरोनरी आर्टरी के ब्रांच है, हो सकता है इनका ये जो ल्यूमन है ये इस थ्रोम्बस के साइज से कम हो तो ये यहाँ फंस जाएगा, ब्लॉक कर देगा, यानी कंप्लीटली उस पार्टिकुलर मसल्स के लिए ये ब्लड सप्लाई ब्लॉक कर देगा। तो ये बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक होता है। तो कैटास्ट्रॉफिक थ्रोम्बस फॉर्मेशन टोटली ऑक्लूडिंग द आर्टरी एंड प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेसिक सी कि ये जो प्लेक का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जैसे हमने कहा कि अथेरोस्क्लेरोटिक, तो अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का मतलब क्या है। जैसे अथेरोस्क्लेरोटिक मान लो ये कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में प्लेक का फॉर्मेशन होता है। ये जो प्लेक है कोरोनरी आर्टरी में प्लेक का फॉर्मेशन हुआ, अब इसमें ढेर सारे फैट का डिपोजिशन होता है। यहाँ पर ये इसका फाइब्रस कैप हो गया, यहाँ ये फैट का डिपोजिशन हो गया। यहाँ पर क्या होता है, कुछ फॉर्म सेल्स होती हैं, जैसे ये फॉर्म सेल हैं, ये फॉर्म सेल हैं। इसी के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं। ये क्या है, मैक्रोफेज। तो ये प्लेक है, ये स्ट्रक्चर किसकी है, प्लेक की। अगर एक प्लेक की हम स्ट्रक्चर देखें तो उसका जो कैप होता है वो फाइब्रस कैप होता है, उसके अंदर फॉर्म सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज प्रेजेंट होते हैं। और होता क्या है, ये जो फाइब्रस कैप है ये यहाँ से किसी कारणवश इरोजन हो गया इसका, या अल्सरेशन हो गया, यानी इसमें डिसरप्शन हो गया, जो इसकी वॉल है ये डिसरप्ट होगी। तो इसमें डिसरप्टर होने से क्या हुआ, या इन्फ्लामेशन हुआ, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो यहाँ आएंगे, अटैच होंगे। पूरी प्रोसेस को जब हम पैथोफिजियोलॉजी इसकी पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ डिसरप्शन होने से इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फ्लेमेशन होने से क्या हुआ, यहाँ जैसे ये प्लेटलेट्स का डिपोजिशन हो गया, जिन्हें हम कहते हैं प्लेटलेट्स अडेशन। यानी अडेशन का मतलब क्या है, जो प्लेटलेट्स हैं वो नॉन प्लेटलेट, ये नॉन प्लेटलेट सरफेस है उस पर अटैच होती हैं। तो प्लेटलेट्स अटैचेस ऑन नॉन प्लेटलेट सरफेस, दैट इज नॉन एज अडेशन। फिर यहाँ सेकंड एग्रीगेशन, यानी जो प्लेटलेट सरफेस पर प्लेटलेट्स चिपकते हैं तो उसे एग्रीगेशन कहते हैं। तो दूसरी यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी, एग्रीगेशन। अडेशन हुआ, एग्रीगेशन हुआ, उससे क्या हुआ, ये जो पूरा फाइब्रस कैप है ये वुल्नरेबल हो गया, ये वीक हो गया। अब जैसे ही यहाँ से ब्लड फ्लो हुआ, ये ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो ये वुल्नरेबल है और इसने अगर इस पर प्रेशर डाला तो ये यहाँ से रप्चर हो जाता है, टूट जाता है। और ये टूटने के बाद यहाँ आ गया, ये बन गया हमारा एम्बोलिज्म। तो ये एम्बोलिज्म क्या हुआ, अगर इसका जो साइज़ है वो किसी भी कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है उससे ज़्यादा हुआ तो ये इसमें अटक जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा और ये उसको ब्लॉक कर देगा, उसकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस कर देगा। यानी तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो इन्फ्लामेशन है उसका हार्ट अटैक में इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलो इस पॉइंट को नोट कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं कि इन्फ्लामेशन, यानी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि इन्फ्लामेशन plays a role in the evolution, inflammation plays a role in the evolution of heart attack। यानी ये जो इन्फ्लामेशन है ये कहाँ हो रहा, इट एपियर्स कोरोनरी आर्टरी,
कोरोनरी आर्टरी, उसकी कहाँ, वाल्स में, तो इट अपीयर्स इन कोरोनरी आर्टरी वाल, वो क्या थी, बीकम फ्लाम्ड, वो फ्लाम्ड होगी। उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे उस प्लेग का साइज बढ़ता जा रहा है तो फर्दर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ फैटी प्लेग, यानी इसे हम फाइब्रो फैटी प्लेग कहते हैं। तो उसका साइज बढ़ता जा रहा है और ये कैसा हो गया, वुलनरेबल, वुलनरेबल, यानी ये वुलनरेबल प्लेग हो गया। और ये वुलनरेबल प्लेग जैसे ही ब्लड का फ्लो ज़्यादा हुआ, प्रेशर बढ़ा, तो ये यहाँ से टूट जाएगा और किसी भी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा, जिससे क्या उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाएगी और ये वहाँ हार्ट अटैक कॉज कर सकता है। अब हम इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसकी एपिडेमियोलॉजी क्या है, यानी ये रिस्क फैक्टर्स किस किस में ज़्यादा होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी। तो एक जो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है, ये डिजीज़ फीमेल्स में कम, मेल्स में ज़्यादा होती है। यानी हम यहाँ लिखते हैं कि मेल्स हैव हायर रिस्क देन फीमेल। यानी अगर हम जनरल सी बात करें तो मोर देन 3 टाइम्स हायर रिस्क होती है मेल में फीमेल से। फीमेल हैव लो रिस्क। अब फीमेल में लो रिस्क क्यों होता है, क्योंकि जो फीमेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड होती हैं उन जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है उससे। तो फीमेल्स हैव लो रिस्क बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाई हार्मोन, कौन सा, एस्ट्रोजन। तो वो एस्ट्रोजन हार्मोन से प्रोटेक्टेड होती हैं, इसलिए उसमें जो रिस्क है, एपिडेमियोलॉजी है, वो कम है। इसकी थोड़ी सी एटियोलॉजी या कॉजेस की बात कर ले कि ये होता किस किस से है। तो इसकी एटियोलॉजी या इसका कॉज क्या है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो इसकी जो एटियोलॉजी या कॉजेज हैं, जैसे मेनली टोबैको, स्मोकिंग या हाइपरटेंशन। कोई भी व्यक्ति अगर स्मोकिंग करता है तो वो क्या करती है, जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी वाल्स को वीक कर देती है, डैमेज कर देती है। तो वहाँ कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है, फैट का डिपोजिशन होने लगता है, वो आगे चल के एथेरोस्क्लेरोसिस की फॉर्म ले लेती है। हाइपरटेंशन हुआ या डायबिटीज मेलाइटिस हुई या ओबेसिटी हुई, या हम कहें स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होती है ये क्या करती है, वैसोस्पाज्म कर देती है, यानी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है। उसके बाद या हाइपर कोरोनोलाइटिक एनीमिया हुआ, तो हाइपर कोरोनोलाइस्टीनीमिया हुआ, या फिर कोई भी क्रोनिक किडनी डिजीज हुई, क्योंकि आयरन का इम्बैलेंस हो जाएगा अगर प्रॉपरली किडनी फिल्टर नहीं करेंगी, तो क्रोनिक किडनी डिजीज हुई। ये सब इसकी एटियोलॉजी हैं या कॉजेज हैं जो हमारे मायोकार्डियल इन्फारेक्शन या हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिए हैं। यहाँ एक टर्म समझने वाली है कि इस्चीमिया और नेक्रोसिस में अंतर क्या है। जैसे हमने यहाँ लिखा था दैट प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो, यानी अगर ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा। जो हमारे हार्ट के वाल के लिए ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो ब्लड फ्लो डिक्रीज होने को कहते हैं हम इस्चीमिया। ये इस्चीमिया है। अब इस्चीमिया क्या है, इस्चीमिया लेक ऑफ ऑक्सीजन, लेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, सो विदाउट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई,
यानी लेक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, अब ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज होगी हार्ट के लिए। अब विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई यानी इनफ विदाउट ऑक्सीजन सप्लाई, यहाँ जो टिश्यू हैं, हार्ट सेल्स हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, कांट सर्वाइव। बट ये इस्चीमिया अगर टू लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा समय के लिए कंसिस्ट रहती है, कंसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम, अगर ये इस्चीमिया ज़्यादा समय तक प्रेजेंट रहती है तो ये ही आगे चल के नेक्रोसिस का रूप ले लेती है, यही आगे चल के नेक्रोसिस बना देती है। तो जो इस्चीमिया अगर ज़्यादा समय तक कंसिस्ट रहती है तो ये आगे चल के नेक्रोसिस कॉज करती है। नेक्रोसिस क्या है? फुल स्कल टिश्यू डेथ, यानी जो टिश्यूज़ हैं उनकी कंप्लीट डेथ हो जाती है। तो ये इस्चीमिया और नेक्रोसिस में अंतर है। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फारेक्शन की हमने कॉजेज़ की बात की। जैसे हम बात कर रहे थे कॉजेज़ में, तो हम ये समझते हैं कि ये जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में जैसे हमने देखा अभी एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन, या फिर प्लेक का फॉर्मेशन हुआ, या दूसरी कंडीशन वैसोस्पाज्म, जो वेसल्स हैं वो स्पाज्म होगी, या तीसरी कंडीशन हीमरेज हो सकती है, हीमरेज हो सकती है, हीमरेज हुई, या एनीमिया। तो ये सब इसके फैक्टर हैं जो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन कॉज करते हैं। तो ये क्या है? कॉजिंग फैक्टर। ऑफ मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। तो क्या क्या था? पहला क्या था हमारा? एथेरोस्क्लेरोसिस। दूसरा क्या था? थ्रोम्बस। तीसरा ये क्या था? वैसोस्पाज्म। चौथा हीमरेज। 5 एनीमिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की, कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। तो हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस, अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस। कॉमन बात करेंगे, बेसिक बात करेंगे कि पैथोजेनेसिस क्या होता है। सपोज दैट ये आपकी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, ये इसका ल्यूमन है, ये इसका ल्यूमन हुआ। ये कैसी है? नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है। ये आपकी नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी क्या हुआ? स्मोकिंग, डायबिटीज़ इत्यादि या हाइपरटेंशन एटसेट्रा के कारण इसमें, इसके ल्यूमन में एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक का फॉर्मेशन होने लगा। ये क्या? इसमें प्लेक का फॉर्मेशन हो गया, ये ल्यूमन है। तो यहाँ क्या हुआ? सपोज दैट ये कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट है, यानी ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हुआ, क्योंकि स्मोकिंग से जो कोरोनरी आर्टरी की वॉल है वो डिसरप्ट हो गई, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया। तो ये कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने से अब ये कैसी हो गई? एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यानी यहाँ पर क्या हुआ? पहला स्टेप नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी, दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑफ कोरोनरी आर्टरी। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? थर्ड स्टेप में ये हुआ कि ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन हो गया है, ये रप्चर हो गया। यानी मैं अगर कहूँ कि ये जो प्लेक है ये यहाँ से रप्चर हो गया, टूट गया, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट कह सकते हैं जिसे, तो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, ये यहाँ से ये रप्चर हो गया। ये क्या हुआ? रप्चर या फिसरिंग या अल्सरेशन या इरोजन, इनमें से कुछ भी हो सकता है चारों में से, और चारों में अंतर है। रप्चर हुआ, फिशरिंग हुआ,
अल्सरेशन हुआ या इरेजन हुआ। यहाँ क्या हुआ थर्ड स्टेप में? थर्ड स्टेप में ये हुआ कि ये जो अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग था ये एक्यूट प्लेग हो गया, यानी ये रप्चर हो गया। इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आ गई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये ल्यूमन है। अब ये जब रप्चर हो गया तो इस ब्लड का फ्लो तो हो ही रहा है इसमें, ल्यूमन के द्वारा बाहर से जो ब्लड आ रहा है उसका तो फ्लो हो ही रहा है। तो वो उसमें प्लेटलेट्स जो हैं वो इस प्लेग से चिपकेंगी, वही कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट प्रेजेंट है इसमें। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं वो आई और यहाँ चिपक गए। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ये हुआ यहाँ अडहेशन। अडहेशन हुआ। अब यहाँ ये जो प्लेग हुआ यानी प्लेटलेट्स अडहेशन हुआ। अडहेशन हुआ, अडहेशन का मतलब क्या है? ये जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट नॉन प्लेटलेट सरफेस पर चिपकी, ये अडहेशन है। यहाँ एग्रीगेशन भी होगा। एग्रीगेशन का मतलब जो प्लेटलेट्स और आ रही हैं वो प्लेटलेट्स पर चिपक जाएंगी, वो एग्रीगेशन। तो अडहेशन एंड एग्रीगेशन दोनों प्रोसेस हुई। यहाँ ये जो प्लेग है इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम कहते हैं प्लेटलेट अडहेशन एंड एग्रीगेशन। जैसे यहाँ ये क्या डिसरप्शन ही तो हुआ, रप्चर या डिसरप्शन। कुल मिला के जो प्लेग था वो डिसरप्ट हो गया। तो अडहेशन एंड एग्रीगेशन कहाँ? एट द साइट ऑफ प्लेग डिसरप्शन। यानी ये जो प्लेग था यहाँ पर अडहेशन एंड एग्रीगेशन प्रोसेस हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में जो फिफ्थ स्टेप है उसमें अब यहाँ अडहेशन हो गया, एग्रीगेशन हो गया, तो ये इन्फ्लेमेशन हो गया। इन्फ्लेमेशन होने से ये वुल्नरेबल हो गया, वीक हो गया। तो वही कोलेस्ट्रॉल क्लेफ्ट प्रेजेंट है इसमें, और यहाँ ये वुल्नरेबल हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया यहाँ ढेर सारी एग्रीगेशन और अडहेशन प्रोसेस होने से। तो ये जो इन्फ्लेमेशन हुआ ये आगे चल के टूट जाता है। तो ये किसका फॉर्म ले लेता है? एम्बोलिज्म। लेकिन अभी यहाँ तक ये क्या है? थ्रोम्बस। थ्रोम्बस यानी ये अभी स्टेबल है। एम्बोलिज्म यानी ये अनस्टेबल है, ये ट्रेवल करने के लिए रेडी है। तो ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, थ्रोम्बस। तो ये फिफ्थ स्टेप है। इसमें हमने क्या देखा? फिफ्थ स्टेप में देखा कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्लूसिव थ्रोम्बस। ऑक्लूसिव, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्लूसिव थ्रोम्बस। ये सिंपल सी इसकी पैथोजेनेसिस है कि यहाँ थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ये कैसे आगे चल के इसको ब्लॉक करेगा। ये सिंपल सा था। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी का है। तो इसकी अब पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है इसकी। तो सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी को स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी। इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? यानी सबसे पहले हमने कहा कि जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसमें हाई कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया। यानी हाई कोलेस्ट्रॉल, बॉडी के अंदर अगर हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाए या कोई स्मोकिंग करे या डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरटेंशन हुआ, ये सब क्या करते हैं? ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करते हैं। हमने देखा था
कि किन किन कारणों से हमारी कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसे हमने रिस्क फैक्टर या कॉजेज में देखा था। तो ये क्या किया, इन्होंने वैसोस्पाज्म किया, थ्रोम्बस फॉर्मेशन किया। अगर किसी को स्ट्रेस रहे तो स्ट्रेस रहने से क्या है, वेसल्स का स्पाज्म हो जाता है, या दूसरा जो हमारी एंडोथीलियम सेल है उसके डिसरप्शन से। चलो यहाँ बात कर लेते हैं कि जो एंडोथीलियम सेल है उसके डिसरप्शन से मतलब क्या है। तो जो एंडोथीलियम सेल है, यहाँ थोड़ा देख लेते हैं। एंडोथीलियम सेल सेल डिसरप्शन, ये एंडोथीलियम सेल क्या है, ये एंडोथीलियम सेल हमारी कोरोनरी आर्टरी की इंटरनल वॉल में प्रेजेंट होती है। ये कोरोनरी आर्टरी हुई, और ये एंडोथीलियम सेल की बनी हुई है। ये एंडोथीलियम सेल सीक्रेट करती हैं किसे, नाइट्रोग्लिसरीन एंड प्रोस्टासाइक्लिन। नाइट्रोग्लिसरीन एंड प्रोस्टासाइक्लिन को ये सीक्रेट करती हैं। अब नाइट्रोग्लिसरीन एंड प्रोस्टासाइक्लिन क्या है, ये दोनों इस आर्टरी के अंदर जो क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन, ये इसको प्रिवेंट करती हैं। ये प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन, ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं। लेकिन ये कैसी हो गई हैं अभी, डिसरप्शन, यानी ये डिसरप्ट हो गई हैं, ये नॉन फंक्शनल है। अगर ये नॉन फंक्शनल हुई तो ये अब नाइट्रोग्लिसरीन और प्रोस्टासाइक्लिन सीक्रेट नहीं कर रही हैं। तो ये नहीं कर रही हैं तो यहाँ प्लेक का डिपोजिशन हो गया। ये जैसे ही डिपोजिशन होता जा रहा है तो ये इसको पूरी नैरो, जो ल्यूमन है उसको नैरो करता जा रहा है, ल्यूमन को नैरो करता जा रहा है। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती जा रही है, इसीलिए स्ट्रेस हुआ, एंडोथीलियम सेल डिसरप्शन हुआ। इन सब से क्या है, वेसल्स का स्पाज्म होता है, जिसे हम वैसोस्पाज्म कहते हैं। तो वैसोस्पाज्म हो गया। वैसोस्पाज्म होने से क्या हुआ, जो ब्लड सप्लाई है, यानी ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई। अब जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई। अब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने से या इस थ्रोम्बस में इन्फ्लेमेशन होने से, जैसे मान लो इस थ्रोम्बस में रप्चर, फिसरिंग, इरोजन या अल्सरेशन, ऐसी कोई प्रोसेस हो गई, तो ये प्रोसेस होने से क्या होगा, ये जो प्लेक है ये थ्रोम्बोजेनिक हो जाएगा। या कैटास्ट्रोफिक, तो थ्रोम्बोजेनिक प्लेक हो गया। ये क्या करेगा, जैसे ये आर्टरी है, इसमें ये जो प्लेक का फॉर्मेशन है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक है, इसमें इन्फ्लेमेशन हुआ, इसने इस पूरी ल्यूमन को घेर लिया। ये थ्रोम्बोजेनिक प्लेक या कैटास्ट्रोफिक प्लेक है। ये क्या करेगा, इस पूरे ल्यूमन को घेर लेगा, तो यानी सडन ऑक्लूजन ऑफ ल्यूमन। अब इसने ल्यूमन को घेर लिया तो आगे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी, तो जिससे क्या होगा, नेक्रोसिस या इस्चीमिया, कॉज इस्चीमिया एंड नेक्रोसिस। उसके बाद इस्चीमिया या नेक्रोसिस हुआ, ये हमारी कौन सी कंडीशन रही, जैसे हमने अभी बात की थी इसकी एक्यूट प्लेक स्टेन, जो हमने एक्यूट, जैसे ये हमने यहाँ एक्यूट प्लेक में बात की थी, यहाँ रप्चर या अल्सरेशन या इरोजन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेक्रोसिस या इस्चीमिया की कंडीशन कॉज हो गई। दूसरी कंडीशन ये भी थी हमारी
कि अगर यहाँ माइक्रो, ये क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रो थ्रोम्बाई का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये पहली कंडीशन हमारी क्या है, एक्यूट प्लेक चेंज। तो ये पहली कंडीशन की हमने बात की, एक्यूट प्लेक चेंज, यानी हमने थर्ड स्टेप तक की बात कर ली, एक्यूट प्लेक चेंज। उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ स्टेप की, इसमें कैसे होता है। तो सेकंड बात करेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई, यानी अब माइक्रोथ्रोम्बाई का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो माइक्रोथ्रोम्बाई में क्या है, हमने देखा कि जो कोरोनरी आर्टरी या एंडोथेलियम लेयर है वो हमारी एक्सपोज हो चुकी है, यानी वो हमारी डिसरप्ट हो सकी है। तो डिसरप्शन ऑफ एंडोथेलियल लेयर, ये क्या करेगी, ये जैसे ही डिसरप्ट हो गई है तो यहाँ प्लेटलेट्स अडेशन एंड एग्रीगेशन प्रोसेस होगी। तो प्लेटलेट अडेशन एंड एग्रीगेशन टू साइट ऑफ इंजरी, यानी जहाँ इंजरी हुई है उस साइट पर प्लेटलेट्स अडेशन और एग्रीगेशन प्रोसेस चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि यहाँ फॉर्मेशन होगा किसका, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई, किस पर, ऑन एथेरोमेटस प्लेक, एथेरोमेटस प्लेक, यानी ये जो प्लेक पहले से बना हुआ था इस पर प्लेटलेट्स अडेशन और एग्रीगेशन प्रोसेस होगी, यानी यहाँ प्लेटलेट एक्टिवेशन होगा। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई ऑन एथेरोमेटस प्लेक जो है, इस पर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि पार्शियल और कंप्लीट occlusion of affected coronary artery। तो पार्शियल और कंप्लीट ऑक्लूजन, जैसे यहाँ ऑक्लूजन यानी यहाँ एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हो गया थ्रोम्बस से, तो पार्शियल और कंप्लीट ऑक्लूजन, ये ऑक्लूसिव थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ यहाँ, तो ये ऑक्लूजन हो जाएगा कोरोनरी आर्टरी में। उसके बाद फर्दर ये क्या करेगी, फर्दर नैरोविंग ऑफ ल्यूमन करेगी। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बाई एंड एक्यूट प्लेक चेंज की जिसकी हमने बात की थी, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्यूट प्लेक चेंज आगे चल के ऑक्लूसिव थ्रोम्बस में चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिस्क फैक्टर, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, फिर इसके फाइनली मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।